जब कार्ल मार्क्स को अगर आप उनके ज़माने में सुनते, उनके साथ बैठते, उनकी कोई अखबार में आया लेख पढ़ते, आर्टिकल पढ़ते, आपको लगता है शायद कोई प्रवचनवादी या फिर ऐसा कोई इंसान है जो कि बैठकर सत्संग कर रहा है या बैठ के जिसके पास आइडियाज़ डिस्कस कर रहा है, ऐसा कोई इंसान है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ इम्प्लीमेंट लेटर ऑन होने शुरू हुए, जब बहुत से और लोगों ने देखा अरे क्या ज़बरदस्त आइडिया है, क्या ये आइडिया में जान लग रही है। तो पॉलिटिशियंस ने और जो जैसे रशिया वगैरह में जब जंग चल रही थी 1917 में, तो वो रशिया के उस ज़माने के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को देखा, पढ़ा, समझा। उन्हें लग रहा था कि इसके हिसाब से अपनी कंट्री को चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स सडनली फेमस होते चले गए। ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज कार्ल मार्क्स का जन्म तो उससे 100 साल पहले हुआ था, 1818 में, है ना। ऐसे कितनी चीज़ें होती हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कितना पहले हुआ था, हम आज भी बात पढ़ते हैं उनकी, जो भागवत गीता या कोई द होली बुक्स हैं, बहुत सारी कुरान, बाइबल कितनी पहले लिखी गई हैं, लेकिन हम आज भी पढ़ते हैं उनको। इसीलिए अगर हम बोले कि कार्ल मार्क्स तो सर 1818 में पैदा हुआ था, तो आज क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बातें कुछ ऐसी हैं जो स्वाभाविक हैं, हमारे आसपास हमें हर वक्त नज़र आती हैं। कई लेखकों ने तो ऐसा भी लिखा कि जब तक दुनिया में गरीबी, इनइक्वालिटी, भेदभाव रहेगा, तब तक कार्ल मार्क्स दुनिया में जीवित रहेंगे, ऐसी बात लिखी जाती है। तो कार्ल मार्क्स क्या, इसको मैं चाहता हूँ क्या थे, क्या पढ़ा रहे थे, क्या बोल रहे थे, इसको थोड़ा ओपन माइंड से ही सुनना। ओपन माइंड से सुनना, ऐसा मत सोचना अरे ये तो लेफ्टिस्ट होते हैं, ये तो ऐसी बातें करते हैं। तो आप इस तरह से मेरे मानने में ऐसे मत समझिए। एक बार सिर्फ इनको जानिए, डाइवर्स आइडियाज़। कार्ल मार्क्स का जो जन्म भी हुआ था वो भी एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ पर बहुत डाइवर्स आइडियाज़ थे। ऐसा लिखा जाता है कि उनके पिता पैदा हुए थे किसी और धर्म में, लेकिन प्रैक्टिस कोई और धर्म करते थे। जूइश घर में शायद पैदा हुए थे, लेकिन पिताजी प्रोटेस्टेंट मतलब क्रिश्चियनिटी के धर्म की प्रैक्टिस करते थे। तो ये डाइवर्स विचार घर में देखे जाते थे। ये ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विचार में पैदा हुआ उसी में ज़िंदगी काट दी। नो, घर में ही प्रैक्टिस हो रहे थे अलग अलग तरह के आइडियाज़। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स पर्टिकुलरली ठीक ठाक घर में पैदा हुए थे, ऐसे बहुत गरीब परिवार से नहीं थे, अच्छे परिवार से थे। उस ज़माने में जर्मनी में पर्टिकुलरली जो अच्छे घराने में पैदा हुए। तो उसके बाद यहाँ पर ऐसा लेकिन देखा गया कि जैसे आप महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध भी ऐसे जैसे लिखा जाता है, हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि वो भी एक अमीर घर में पैदा हुए। रादर वो तो राजाओं के घर में पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध, लेकिन जीवन में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे विटनेस करी। एक इंसान विटनेस किया जो बीमार था, एक जो मर चुका था, है ना, तो वृद्ध था, एक इंसान बूढ़ा इंसान था। तो इन तीनों चीज़ों को देखा, महात्मा बुद्ध के आइडियाज़ बदल गए। जिस तरह के आइडियाज़ में वो पले बड़े थे, सडनली वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं और वो सच की खोज में निकल पड़ते हैं, तपस्या करने जाते हैं, है ना। महात्मा बुद्ध ने ये 3 चीज़ें देखी, और वृद्ध इंसान, बीमार इंसान, मरा हुआ इंसान। तो पूरे के पूरे महात्मा बुद्ध के आइडियाज़ ही चेंज हो गए, एंड हम उनके आइडियाज़ को आज तक पढ़ते हैं। एक बात ये मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पर बताना, प्लीज़ इस बात को, शायद आई एम नॉट रियली श्योर कि आप इसको कितना इस पर इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे। आप अस्पताल में जाकर देखते हैं, अस्पताल में आपको वृद्ध इंसान भी दिखते हैं, बीमार इंसान भी दिखते हैं, एंड अस्पताल में आपको मरे हुए लोग भी दिखते हैं। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है वहाँ पर हर इंसान महात्मा बुद्ध बनना शुरू हो गया। जितने भी डॉक्टर्स हैं सब महात्मा बुद्ध बन गए। तो इसीलिए एक तरह का वातावरण हर इंसान को एक तरह से प्रभावित नहीं करता। कोई कोई महात्मा बुद्ध बन जाता है, कोई कोई नहीं बनेगा। कोई कोई अपने जीवन में जो काम करने आया था वो उस तरह के काम करेगा। कोई कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर करता रहेगा, बाकी लोग वहाँ अस्पताल में जाएंगे, इलाज कराएंगे, अपने अपने काम में वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए सेम तरह का वातावरण सेम तरह से सबको प्रभावित नहीं करता। ये बात जाननी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है। आप हर जगह अगर मोर्चा लेके बैठे रहें कि अरे भाई देखिए कितनी इनइक्वालिटी है, आप अपने बगल वाले को बोलें कि चलो आप भी इस मोर्चे में बैठोगे, क्या मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा इनइक्वालिटी है कि नहीं, तो आप ज़बरदस्ती करेंगे तब सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान को हर वातावरण सिमिलरली इम्पैक्ट नहीं करता। हो सकता है कि आपके बगल वाले को ज़्यादा करता है, आपको कम करता हो। तो इसीलिए इस चीज़ों को जानना समझना ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर कल आप देश के फ्यूचर के लेट्स से कोई ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर बने। ओके, तो अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा होते हैं। जर्मनी, अभी जैसे जर्मनी है तो प्रशिया कहते थे उसको, अभी जर्मनी नामक कंट्री बन गया। तो प्रशिया के राज्य में पैदा होते हैं कार्ल मार्क्स, एंड वहाँ पर कार्ल मार्क्स की अगर आप बात करें तो
पर्टिकुलरली वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो रही हैं जर्मनी के आसपास, लंदन में इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, पूरे यूरोप में नई नई तरह की इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। और जो बहुत से पूंजीवादी हैं वो चाहते हैं कि अब मैं कुछ अच्छी सी फैक्ट्री लगाऊं, लोगों को वहाँ पे काम पे रखूं और मैं अपना साम्राज्य, अपने धन दौलत बढ़ाऊं। ठीक है, अच्छी बात है, पैसा कमाइए। तो लेकिन उस वक्त कार्ल मार्क्स ऐसी ऐसी बातें नोटिस करना शुरू करते हैं कि जो पूंजीवादी है, जो पहले से ही जिसके घर में माता पिता के पास धन दौलत था, वो इंसान तो डेफिनेटली फैक्ट्री लगा पाता है, लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है, जो उसको बोलते हैं बर्थ का जो एक एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि मैं किस घर में पैदा हुआ, मैं अमीर घर में पैदा हुआ या गरीब घर में, मेरे तो कोई जोर नहीं था ना उस पर। तो मेरे को तो जैसे पैदा होना था, मान लीजिए भगवान की मर्जी थी, भगवान ने मुझे एक गरीब घर में पैदा कर दिया, मेरी क्या गलती है उसमें। तो अब लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि समाज उसको गलती को सुधारने पे लगा हुआ है, समाज उसको पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंजॉय करता है उस गलती को। जो अमीर है वो अमीर और होना चाहता है, गरीब को गरीब रखना चाहता है, ताकि एक बार अगर जो अमीर इस घर में पैदा हो गया है तो वो पूरा का पूरा इंश्योर कर दे उसके घर में जो भी अगली संतान पैदा होगी, अगली पीढ़ी पैदा होगी, वो भी इंजॉय करे ये सारी अमीरियत। तो इसलिए कार्ल मार्क्स को ये बात सही नहीं लगती थी। कार्ल मार्क्स कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, वो वाइन बनती थी और उसकी फैक्ट्री में जाके देखते थे मजदूर कितने कितने घंटों काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक इतना घंटों काम नहीं कर रहे। मालिक को जब वो पूछते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कि वर्कर आपका इतनी कम सैलरी में काम करता है जबकि आपको कमाकर बहुत ज़्यादा देता है, तो आप उसके साथ क्यों नहीं शेयर करते। तो वो बोलते थे कि पर्टिकुलरली ये सारी फैक्ट्री तो मैंने ही लगाई है, मालिक बोल रहा है ये सारी फैक्ट्री मैंने लगाई है, अपनी पूंजी मैंने लगाई है, और ये पूंजी मैंने लगाई है, सारा पैसा मैंने अपना लगा दिया यहाँ पर। अगर मान लो ये मेरा सामान ना बिके तो रिस्क भी तो मेरा है ना, तो रिस्क मेरा है। तो इसलिए इसको लोगों ने जो मानना शुरू किया, बात सही है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते थे ये सही नहीं है, क्योंकि जो गरीब है वो चाहकर भी रिस्क ले ही नहीं सकता, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। 2 दिन अगर वो 5 दिन छुट्टी कर लेता है गरीब इंसान, उसके घर में खाने के वांदे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए वो कार्ल मार्क्स परेशान थे कि कैसे सही करें ये जो बर्थ का जो एक्सीडेंट होता है कि कोई अमीर घर में पैदा, कोई गरीब घर में पैदा, समाज इसको सही करने की राह पे भी नहीं जा रहा। तो कार्ल मार्क्स को बहुत दिक्कत होती थी इससे। तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया उन्होंने, और एक बहुत ही महानतम एक हमारे फिलोसोफर हुए, एक साइंटिस्ट हुए जिसको बोलते हैं हीगल। हीगल का भी जन्म, हीगल की क्लासेस अटेंड करी कार्ल मार्क्स ने, और हीगल से बहुत इत्तेफाक रखते थे वो। हीगल बोल रहे हैं कि अरे कि पर्टिकुलरली एक इतिहास एक नदी के जैसे बहता है, एक नदी बह रही है, इतिहास वैसे ही बहता है, आगे आगे ऐसे प्रोग्रेस होती है। लेकिन वो बोलते थे हीगल से, वो अब कहाँ पर कार्ल मार्क्स थोड़ा अलग होना शुरू हो जाते हैं। हीगल बोलते थे सबसे जरूरी चीज है आइडियाज, आइडिया का होना सबसे जरूरी है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते थे सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो, आइडिया का होना बहुत जरूरी है, आइडिया के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बाहरी समाज है ये भी बहुत जरूरी है सर। हो सकता है कि मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, आइडिया बहुत अच्छा था दिमाग में, चीजें बहुत अच्छी कर सकता हूँ, चीजों को बहुत अच्छे से इमेजिन भी कर लेता हूँ, लेकिन जेब में 4 पैसे नहीं है कि फैक्ट्री लगा पाऊँ, 4 पैसे नहीं है अच्छी एजुकेशन ले पाऊँ, लेट्स से 4 पैसे नहीं है कि मैं एक पूरा का पूरा सिस्टम बना पाऊँ जहां मेरे आइडिया को जगह दिखे। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि सर जो बाकी आउटर समाज है, जिसको बोलते थे मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड जिसको जैसे देख सकते हो, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास लैपटॉप नहीं, किसी के पास अच्छा मोबाइल है, किसी के पास अच्छा मोबाइल नहीं। तो ये कह रहे मटीरियल वर्ल्ड भी तो सर इंपॉर्टेंट है कि मैं किस मटीरियल कंडीशन में पैदा हुआ, वो भी तो कितना मायने रखता है। हीगल इस बात से थोड़ा डिसएग्री करते थे, और हीगल पर्टिकुलरली बहुत धार्मिक भी थे और थोड़ा भगवान और मिस्टिक बातें ज़्यादा करते थे। कार्ल मार्क्स को भगवान पर विश्वास नहीं था। कार्ल मार्क्स कहते थे कि भगवान का नाम तो सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है ताकि हम अपने गम भुला दें, ताकि गरीब को जो दर्द हो रहा है गरीबी का वो उसको भुला दे एक तरह से। जैसे अभी तो चलो बहुत जो दवाइयाँ आ गई है ना बहुत सारी, जो कि आपके पेन रिलीवर, पेन किलर होती हैं, तो वो बोलते थे धर्म पेन किलर है, धर्म जो है आपके दर्द को भुला देता है। मान लो मेरे दांत में दर्द हो रहा है ना, इसको समझ के देखना, मान लो मेरे दांत में दर्द हो रहा है, और मेरे दांत में दर्द है, लेकिन मान लो उसमें कैविटी हो गई है ना, जिसको हम बोलते हैं कीड़ा लग गया है ना, कीड़ा लग गया मेरे दांत में, तो और कैविटी है जिस तरह से भी वहां पर, और नीचे मेरी रूट तक एक्सपोज हो गया, और जहां पे नर्व है मेरी, वहां नर्व तक अब वो कैविटी पहुंच गई, और ऊपर जो कुछ भी खाता हूँ वो नीचे लगता है, बहुत दर्द होती है, अरे सेंसेशन हो रही है मेरे को, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। तो एक तरीका तो कहता है सर इसका इलाज करो,
कि आप दांत की कैविटी फिल करवा दो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लो, है ना, दांत ही निकलवा दो, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। दूसरा कहता है सर पेन किलर खाते रहो, पेन किलर खाओ, एक और पेन किलर, दर्द हुआ पेन किलर, तीसरा, चौथा, पांचवा, कब तक खाओगे पेन किलर? तो इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते थे कि पेन किलर है ओपियम भी क्या करता है, आपका दर्द का निवारण करता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ओपियम ऑफ मासेज है, कि पेन किलर है आपका ये। आप उसको सिर्फ इसके रूट कॉज पे नहीं जा रहे, आपको सिर्फ लग रहा है रिलीजन के नाम सुन लिया, ये तो मेरा कर्म था, ये तो मेरा धर्म था कि अमीर आदमी के घर पैदा नहीं हुआ, गरीब आदमी घर, तो इससे निकलो बाहर। कार्ल मार्क्स ये कहते थे, कार्ल मार्क्स एथीस्ट थे, मतलब वो धर्म को नहीं मानते थे, और इसलिए वो लगता था कि उनको कि धर्म से तो रादर आप बदलाव की कभी बात ही नहीं करोगे। धर्म तो वो तो ऐसा मानते थे कार्ल मार्क्स की अमीरों ने ही बनाई हुई एक चीज है, जो अमीरों को या फिर जिसके पास पावर है उसी की ही सेवा करने के लिए बनाया गया एक धर्म नामक चीज है। तो कार्ल मार्क्स नहीं मानते थे, इसीलिए वो हीगल से अब उनका यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। हीगल बहुत महान प्रोफेसर है उस वक्त के, और बहुत से लोग उनको मानते हैं, हीगल के ही जो एक तरह से स्टूडेंट हैं कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स, इसलिए हीगल, जो बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि हीगल को बिल्कुल औंधे मुंह खड़ा कर दिया कार्ल मार्क्स ने, जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बाहरी समाज भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे, इसको इम्पैक्ट करता है। तो इसको कार्ल मार्क्स बोलते हैं मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन। हीगल बोलते थे आइडियलिस्टिक, कि आइडियाज में ही सब कुछ पावर है, आइडिया सबको चलेगा। कार्ल मार्क्स बोलते थे मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन, मटीरियल के हिसाब से ही सबको चलेगा, मटीरियल की इंपॉर्टेंस पर बात करते थे वो। तो यहाँ पर वो हीगल से अलग हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इतिहास फ्लो करता है, जो पहले इंसान था उससे अब कहाँ पहुंच गया, कैपिटलिज्म तक आ गए हम, तो इसमें दोनों अग्री करते थे कि बात तो सही है कि इतिहास एक नदी के जैसे फ्लो करता है। ओके, तो अब यहाँ पर हीगल से अलग हो जाते हैं, अलग तरह से बातें कर रहे हैं, अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और आर्टिकल्स में वो बोल रहे हैं कि वर्कर्स को थोड़ा बोल रहे हैं कि आप भी क्यों डरे हुए सहमे हुए घूम रहे हो, आपके बिना तो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी कुछ कर ही नहीं सकता, इनकी फैक्ट्री में खुद थोड़ी ना काम कर लेगा पूंजीवादी, काम तो आप ही करोगे, मना कर दो काम करने से, बोलो हमें अच्छी तनख्वाह चाहिए, बोलो हमें अच्छी वेज चाहिए। वाइन फैक्ट्रीज वगैरह में थे, वहां पर शुरू किया, तो वहां के पूंजीपति थे, वो नाराज होना शुरू हो गए, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों भड़का रहे हो हमारे लोगों को। तो वहां पे थोड़ा दबाव बनना शुरू होता है सरकार पर, जिस अखबार के लिए लिखते थे, मैगजीन के लिए लिखते थे, उस पर कि इनको निकालो, क्या लिख रहा है ये बंदा आपका, तो इनको हटाओ। तो लेकिन दुनिया भर में ये मुहिम चलनी शुरू हो चुकी थी। कार्ल मार्क्स ने, मैं ये आपको चाहता हूं बताना, कार्ल मार्क्स ने ऐसी कोई मुहिम शुरू नहीं की थी, मुहिम चल रही थी, उसका पार्ट बन गए और आइडियाज देने शुरू किए और जगह जगह जाकर लिखना शुरू किया। कार्ल मार्क्स ने आइडियाज को फैला दिया कि वर्कर्स में ही पावर है, वर्कर के बिना पूंजीपति कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब वो जो नारा भी देते हैं, इसीलिए कि अगर सारे दुनिया के वर्कर्स इकट्ठे हो जाएं, पूंजीपति कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए अब वर्कर्स को लग रहा है कि बात सही है, लेकिन हर वर्कर तक बात नहीं पहुंच रही है वाली। इसीलिए ना अब ना इस बात को आप सोचना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना, जैसे आपको एक चीज समझाता हूँ कि जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों कि ना, कि आप ऑन द स्पॉट उसको करते जा रहे हो। तो जैसे हम ना बच्चों को देखते हैं, मान लो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी में ना बच्चों को हम बोलते हैं कि एक बार थोड़ा रुको, सोचो और समझो, अब देखो कि कर क्या रहे हो। अगर आप ना रुकोगे, सोचोगे, समझोगे, आपको दिखेगा कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या जो आपको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, या फिर जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हो, है ना। ये बच्चों को हम अक्सर बोलते हैं कि थोड़ा की पॉज एंड स्टेयर, देखो अपने आप को कि कर क्या रहे हो। अगर हर रोज सेम चीज करते रहोगे, पता नहीं चलेगा, बर्ड्स आई व्यू ही नहीं आएगा, ऊपर से देख ही नहीं पाओगे। ये कार्ल मार्क्स को हीगल ने सिखाया था, कि हीगल की ईगल बोलते हैं इसको हम अपने सरल भाषा में, हीगल्स ईगल, कि ऊपर से देखना होगा चीजों को। अगर आप चीजों के बिल्कुल बीच में उतर के देखोगे, चीजें नजर ही नहीं आएंगी आपको, आपका व्यू पर्सपेक्टिव बहुत छोटा हो जाता है। ईगल के जैसे एक ईगल उड़ान भरता है, ऊपर से देखो चीजों को, नजर आएंगी चीजें। तो इसलिए कार्ल मार्क्स भी अक्सर यही करते हैं, अपनी थियरीज बनाएंगे, जैसे हिस्ट्री की थ्योरी बनाएंगे, सब कुछ ऊपर से चीजों को देखेंगे। तो वो इसलिए बोलते थे, वर्कर्स को बोलते थे कि आप एक बार स्टॉप एंड स्टेयर, देखो एक बार कि कर क्या रहे हो आप, और उसके बाद आप देखो कि अच्छा कि अरे आप सुबह जॉब करने जाते हो, जॉब करने इतनी सुबह निकलना पड़ता है, 12
12-12 घंटे की शिफ्ट हैं, औरतों को भी काम पे बुला लिया, जो पर्टिकुलर बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ है, और आपके पास मौका ही नहीं है। परिवार आपका बिल्कुल, आपको पता ही नहीं परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बच्चा कितना बड़ा होगा, छोटा है, कैसा है। उसके बाद अगर आप छुट्टी ले लोगे एक दिन की तो तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसे आपको लग रहा है कि आप अपनी तनख्वाह खुद कमा रहे हो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, लेकिन क्या आपके पास थोड़ी सी भी आज़ादी है रुकने की? तो इसलिए वो वर्कर्स को बोलना शुरू करते हैं, एंड करते करते उनके आइडियाज बहुत फैलते हैं। वहाँ पर जो प्रशिया, उस वक्त जर्मनी नहीं बना था अभी, प्रशिया के लोग और पूंजीपति और इवन की सरकारें भी थोड़ा खफा हो जाती हैं और ऐसा बोलते हैं कि इनको निकालो यहाँ से, देश निकाला दो। तो उसके बाद वो करते करते पेरिस पहुँचते हैं, पेरिस में भी बातें लिख रहे हैं। पेरिस में जिस अखबार के लिए वो लिखते थे, उसी अखबार में एक ऐसा ही एक और इंसान जर्मनी के वो भी लिखते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। एंजल्स भी लिखते थे उस अखबार में। एंजल्स को बहुत अच्छी लगती थी कार्ल मार्क्स की बातें, उनको लगता था फाइनली इतने सारे लोग जो ये गरीब हैं, दबे कुचले हैं, इनका कोई मसीहा आया है और इनकी बात करता है। तो अखबारों में वरना अमीरों की बातें लिखी जा रही हैं, गरीब की बात ही नहीं होती है। तो इसलिए फ्रेडरिक एंजल्स को बहुत पसंद आते हैं, दिल को भा जाते हैं कार्ल मार्क्स। तो फ्रेडरिक एंजल्स बोलते हैं कि चलिए हम कुछ और बातों को लिखते हैं, और एक पर्टिकुलर बोलते हैं कि एक कम्युनिस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, अभी शुरू ही हुई होती है, बिल्कुल एक तरह से छोटी मोटी सी संस्था होती है, उसको वो ज्वाइन कर लेते हैं और वर्कर्स की बढ़ाई के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ऐसी बात करते हैं। जबकि राजा महाराजाओं की एक चल रहा है पूरा एरा, है ना, राजा महाराजा काम करते हैं यूरोप में, वहां पे सरकारें इलेक्ट नहीं होती। सरकारें इलेक्ट कहाँ होती थी दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ लंदन में, सिर्फ और सिर्फ यूके में, और कहीं नहीं होती थी। बाकी सब तरफ राजा महाराजा ही काम कर रहे थे। तो इसी तरह से वहां पर अब वो लेकिन आइडियाज लेकर आ रहे हैं, लोगों में थोड़ा थोड़ा जो उपद्रव आ रहा है, रेवोल्यूशन आने की बात हो रही है। इसीलिए अब हम बोलते हैं फ्रेडरिक एंजल्स से मिलने के बाद जो कार्ल मार्क्स एक जो विचारों के राजा थे, बुद्धिजीवी थे, थिंकर थे, अब वो रेवोल्यूशनरी होना शुरू हो जाते हैं। रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि तख्ता पलट कर दो अमीरों का, और सभी अमीरों की फैक्ट्रीज को हम एक बार वर्कर्स छीन लेंगे और उसके बाद अपना राज अपनाएंगे वहां पर, और सब बराबरी की एक हम शुरुआत करेंगे। ऐसे ऐसे बातें शुरू करते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलते, जैसे भी लोकल जो वगैरह में पार्टी का कुछ नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर एक बात जानने वाली है बहुत अच्छी, कि जब पर्टिकुलरली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, जो ये दोनों मिलकर एक पर्चा निकालते हैं, एक पैम्फलेट सा निकालते हैं, और उसमें बताते हैं कि हम किस तरह के दुनिया की कल्पना करते हैं, और वादा करते हैं कि अगर कभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी आगे आई, हम कुछ अगर सरकार बना पाए, कुछ भी कर पाए, तो ये चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। कुछ कुछ वहाँ बातें लिखते हैं जिसमें समानता रहेगी, इक्वालिटी की बात करते हैं। उसको वो पर्चे को नाम क्या देते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो निकालते हैं ना दोस्तों सरकारें, आज भी जैसे मान लो कोई इलेक्शन होते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया। मैनिफेस्टो निकालती हैं सरकारें कि हम क्या करेंगे, अगर हमें आपने वोट दिया तो हम क्या करेंगे, मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ऐसा ही एक पर्चा था, एक छोटी सी मिनी सी एक बुकलेट थी, जिसमें ऐसा कि ये सब क्या क्या किया जाएगा वो लिखा हुआ है, और वर्कर्स को बोला गया कि आप इकट्ठे हो जाओ। आखिरी लाइन है उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, मतलब वर्कर्स ऑफ द लैंड, मतलब जितने भी पृथ्वी पर सब वर्कर्स हैं सब इकट्ठे हो जाओ, पूंजीपति कुछ नहीं कर सकता आपके सामने, जितनी भी सरकारें हैं कुछ भी नहीं है आपके सामने। तो इसीलिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से शुरू होता है। उसके पहले भी कार्ल मार्क्स लिखने के बहुत शौकीन थे, और जर्मनी के पे ऊपर बहुत लिखते हैं, और बहुत सारी पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स करके नाम करके किताब है छोटा सा, वो भी एक वर्क लिखते हैं। जर्मनी की सोसाइटी पर, फ्रेंच सोसाइटी पर किताब लिखते हैं, और नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट पे किताब लिखते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स लिखने के बहुत शौकीन है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका नाम फैलता है, पेरिस से भी उनको निकालने की बात शुरू हो जाती है कि अरे हटाओ, पेरिस से निकालो इनको। तो उनको पेरिस से निकालने की बात शुरू हो जाती है। तो जर्मनी से निकाले गए, पेरिस से निकाले गए, फाइनली पहुंच जाते हैं वो लंदन। लंदन में उनको जगह मिलती है, और वहाँ पर लेकिन मीनवाइल इतने क्रांतिकारी उनके आइडियाज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए बहुत जगह नहीं मिलती। एक न्यूयॉर्क में एक अखबार छपता था, उस न्यूयॉर्क के उस अखबार का दफ्तर था लंदन में, तो उस दफ्तर में जगह मिल जाती है कार्ल मार्क्स को, उसके लिए लिखना शुरू करते हैं। इसका एक फ़ायदा होता है कि कार्ल मार्क्स अब दुनिया में और जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है उस वक्त, वो है स्लेवरी पर लिखना शुरू करते हैं कि आप गुलाम बनकर क्यों घूम रहे हो। मैं वर्कर्स की बात करता हूं, आप तो वर्कर्स से भी नीचे लगे हुए हो, आप कुछ करो। स्लेवरी पे लिखना शुरू करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि स्लेवरी खत्म कीजिए, उस बात पे लिखना शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स अमेरिका पहुंचते हैं, मतलब विचारों में, सीरियसली नहीं जाते, विचारों में पहुंचते हैं। तो इसी कारण से अब वहां पर लंदन में फिर वो और किताब लिखते हैं। एक अपनी बहुत ही फेमस किताब है उनकी, द कैपिटल, मतलब पूंजी।
जिसको हिंदी में किताब इसको देखें, इसको लिखा होता है पूंजी, कि कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल किस तरह से जो सिस्टम्स को चलाता रहता है, लोग अनइक्वल हैं, अनइक्वल बने रहते हैं, किस तरह से सही वेज दी जानी चाहिए, किस तरह से सरकारों को काम करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैलकुलेट भी करते हैं। तो दास कैपिटल वो लिखते हैं वहाँ पर और बहुत ही फेमस हो जाते हैं उससे। एंड मीनवाइल वो बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में कुछ ये वाले आइडियाज़ के बेसिस पर सरकारें चलें, वर्कर्स काम करें और वर्कर्स अपने अपने पूंजीपतियों को हटा देंगे। तो लेकिन जैसे भी ये कार्ल मार्क्स बहुत गरीबी में दिन काट रहे हैं और उनके पर्टिकुलरली बच्चे भी बहुत गरीबी में दिन काट रहे हैं, बच्चों की मृत्यु भी होती है गरीबी के कारण, तो इसी कारण अंत में 1883 के आसपास कार्ल मार्क्स का देहांत होता है, लंदन में उनको दफना दिया जाता है। तो वहाँ पर भी उनके जहाँ पर उनको दफनाते हैं लंदन में, वहाँ पर भी लिखा हुआ है वर्कर्स ऑफ द लैंड यूनाइट। कार्ल मार्क्स ने लंदन में जगह जगह पे भाषण दिए, जगह जगह पे लोगों को प्रेरित किया। और अब ना इसलिए आपको लगता है कि अब यहाँ पे सवाल उठता है, बहुत ही बड़ा सवाल है कि कार्ल मार्क्स बड़ी बड़ी बातें तो कर गए, कुछ हुआ क्या उनसे, या कुछ पर्टिकुलरली कुछ बदलाव ला पाए? दो तरह के बदलाव की बात यहाँ पर हमें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे दोस्तों पहली जो बात है बदलाव की, सबसे पहली है कि उनके आइडियाज के बेसिस पर सरकारों का बनना, एंड दूसरा उनके आइडियाज के बेसिस पर सरकारों का डरना। सरकारों का बनना और सरकारों का डरना, ठीक है, दो ही तरह की यहाँ पे बदलाव की बात की जा सकती है। तो सरकारों का बनना, कहाँ सरकारें बनी? यूएसएसआर, जैसे जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था उसमें रशिया की हालात थोड़े अच्छे नहीं थे, रशिया ने विड्रॉ कर लिया, रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया। उसके कारण हुआ क्या, जो उनके घर में ही लड़ाई शुरू हो गई, कुछ चाहते थे कंटिन्यू करना, कुछ नहीं चाहते थे कंटिन्यू करना, और बहुत दिक्कतें थी। उनकी एक सिविल वॉर, मतलब अंदर ही विद इन आधे आधे काइंड ऑफ मान के दो इंपॉर्टेंट गुट आपस में भिड़ गए। कुछ चाहते थे रशिया को किसी और तरह चलाना, कुछ और किसी और तरह चलाना। फाइनली जो वहां पे सरकार बनी वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करती थी, इसको हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, पहली दुनिया में सरकार बनी ऐसी, बड़ी सरकार बनी ऐसी, बड़े किसी देश में बनी जो कि कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर थोड़ी आधारित थी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ कहा, कार्ल मार्क्स ने बराबरी की बात करी, कार्ल मार्क्स ने समानता की बात करी, वर्कर्स की सरकार की बात करी, लेकिन कम्युनिस्ट सरकारों ने ऐसा नहीं किया। कम्युनिस्ट सरकारों ने अपनी जो सरकार बनाई उसमें बोला कि हम वर्कर्स के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्कर्स नहीं हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं के हित की बात करेंगे। सब वर्कर हैं, ठीक है, हमारे देश में अब सब वर्कर होंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब वर्कर होंगे। लेकिन ये बात कितनी सच रही नहीं, ये वक्त ने बताया हमें। जो हम देखते हैं कि जो जैसे इवन रशिया या फिर यूएसएसआर था, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति आए, उसमें हमने देखा सरकारों के जो नेता थे, पर्टिकुलरली जो बड़े लोग थे, वो सच में बहुत ऐशो आराम की जिंदगी काटते थे, जबकि आम जनता के पास कई बार नहीं सहूलतें नहीं होती थी। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर कोई इंसान आपसे इत्तेफाक नहीं रखता तो ये आपकी एक ड्यूटी है उसको समझाना कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, एंड ये समझना वो क्या कह रहा है, उसी से आपके कुछ आइडिया, उसके कुछ आइडिया, उससे एक नया आइडिया उत्पन्न होगा जिसको बोलते हैं थीसिस, मेरी थ्योरी, एंटीथेसिस आपकी थ्योरी, इससे कोई निकलेगी नई थ्योरी, सिंथेसिस कुछ नया निकलेगा। तो ये ऐसे ही हमारा इंसान आगे बढ़ेगा। हर इंसान को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जो कम्युनिस्ट सरकारों में ऐसा नहीं हो रहा था। कम्युनिस्ट सरकारों में अगर जो सरकार कह रही है उससे आप अग्री नहीं करते थे, आपको एक तरह से एक डिटेंशन सेंटर, गुलाग कहते थे उसको, उसमें डाल दिया जाता था। और उसमें बोलते थे कि अरे ये ना इंसान अभी कार्ल मार्क्स के आइडियाज को समझ नहीं पाया, इसको थोड़े दिन ना मेहनत करवाओ, लेबर करवाओ, हार्ड लेबर करवाओ, पत्थर पुत्थर तोड़ेगा, थोड़े से बिना जब कंबल के सोएगा रात को, ऑटोमेटिकली होश ठिकाने आ जाएंगे, सब सच्चाई का सामना हो जाएगा, अपने आप ही हमारी बात मान लेगा। एक तरह से जो जेल से भी बदतर हालात में डाल दिया गया। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसा बहुत सारी चीजें नहीं कही थी जो उन सरकारों ने कार्ल मार्क्स के सर वो ठीकरा फोड़ के करना शुरू कर दिया। तो अभी भी आप देखते हैं कि बहुत से सरकारें ऐसी हैं जो कम्युनिस्ट सरकारें हैं, दुनिया भर में चलती हैं, चाहे क्यूबा हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, इवन चीन, है ना, आप ऐसे बहुत से जगहों पे ऐसा देखते हैं। ओके, इवन आप देखते हैं कि ये जो सरकारें वो सरकारें हैं जो कि हार्डकोर कह रही हैं खुद को, हम कम्युनिस्ट हैं, हम कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर चलते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के आइडिया पे कितना चलते नहीं चलते हैं ये आप एनालिसिस करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंस नजर आएगा। दूसरी तरह की सरकारें जो कि डर गई कार्ल मार्क्स के आइडिया से कि कहीं वर्कर्स ने सच में ही तख्ता पलट ना कर दें, कहीं वर्कर्स सच में ही कैपिटलिस्ट की सारी धन दौलत अपने पास करके इक्वालिटी ले आए। तो ऐसी सरकारें थी कहाँ पर, जैसे यूके में, यूएसए में कैपिटलिस्ट सरकारें हम कहते हैं।
लेकिन दोस्तों ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जाननी बहुत ज़रूरी है। इन सरकारों ने फिर ऐसे कदम उठाए जहां पर जो इनइक्वालिटी थी, भेदभाव था, वो कम करने के रास्ते अपनाए। सरकारों ने बहुत सी चीजें अपने हाथ में लेकर जनता में डिस्ट्रीब्यूट करी। फॉर एग्जाम्पल 1930-35 के आसपास जब आप देखते हैं यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो चुकी है, बहुत ज्यादा भुखमरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कैलिफोर्निया एक्सेट्रा के डेजर्ट क्रॉस करते करते जा रहे हैं जॉब ढूंढने, रास्ते में मर जाते हैं। इतने इतने नॉवेल्स लिखे गए, ग्रेप्स ऑफ राथ, ये वो एक्सेट्रा। लोग भी खफा हैं सरकारों से कि सारा का सारा पैसा उठा के पूंजीवादियों को दे दिया। यूके में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और इंडिया जो यूके जिसके अंदर हम गुलाम थे यूके के, हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें भी कुछ चाहिए, बदलाव चाहिए, हमें भी वो कैपिटलिस्ट बहुत पसंद नहीं है। सरकारें डर गई कि ये सभी लोग भी कैपिटलिस्ट जो हमारी सरकारें हैं इनके खिलाफ ना हो जाए। सरकारों ने खुद को बदलना शुरू किया, सिस्टम बदलना शुरू किया। यूएसए में 1940 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के आसपास की बात शुरू हो जाती है, 1940s के मिड में सरकारों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए। डैम बनाएंगे, सरकार बनाएगी, सरकार पैसा देगी, आप आइए जॉब कीजिए। डैम बनाएंगे, हम आपको भत्ता देंगे, महंगाई भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का वेज मिलेगा। और आपको अगर हेल्थ के बारे में बात करें, यूके ने सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम चलाया, फ्री में हेल्थ देंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे। कौन सी पूंजीवादी सरकार ऐसा कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो कार्ल मार्क्स ने कमियां बताई। कार्ल मार्क्स वो आपका टीचर था जिसने आपके पेपर में क्या क्या गलती हैं वो गलतियां बताई, लोगों ने करेक्ट किया। अगर आप जाके उनको बोल दें आपके अरे आपने करेक्ट किया तो क्या किया, बहुत कोई बड़ी बात थोड़ी ना की, काम तो ठीक हमने किया, आप कर सकते हैं ऐसा डेफिनेटली। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सिस्टम की बहुत सारी कमियां बताई जिसको कैपिटलिस्ट सिस्टम ने खुद से इंप्रूव किया। और वो उस इंप्रूवमेंट के चलते हम देखते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम भी काफी ज्यादा लोगों के प्रति अवेयर हो गया, सोशलिस्ट हो गया। तो इसीलिए सोशल मतलब सामाजिक जो वैल्यूज को, सामाजिक चीजों को समझता था, लोगों के हित में काम करता था। और सिर्फ कैपिटलिज्म के हित में काम करेगा, पूंजीवादियों के हित में काम करेगा, ऐसा नहीं था। अब आपने ये बात समझिए, भारत कहाँ लाई करता है? ना भारत कम्युनिस्ट है, ना भारत कैपिटलिस्ट है। तो ऐसे और भी बहुत से कंट्रीज थे जो उस वक्त आजाद हो रहे थे 1940 के दौरान, 50 के दौरान। वो वाले कंट्रीज थे, उनके पास ऑप्शन थी कि हम कौन सा सिस्टम अपनाएं, रशिया वाला सिस्टम अपनाएं या यूएसए वाला। तो उन्होंने मेजॉरिटी ने क्या किया, मेजॉरिटी ने एक बीच का रास्ता अपनाया। थोड़ी इंक्लिनेशन पक्का होती थी, जैसे भारत की इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशिया थी, टुवर्ड्स यूएसएसआर थी, एंड थोड़ी हम देखते हैं कि इवन वियतनाम की या फिर जो इवन कोरिया की। अब कोरिया पर्टिकुलरली जो साउथ कोरिया है वो यूएसए की तरफ रुझान है, जापान का रुझान थोड़ा सा यूएसए की तरफ है। तो कंट्रीज दोनों का ही मिक्सचर उठाती थी और लेकिन किसी की तरफ रुझान रख लेती थी। तो इंडिया का रुझान यूएसएसआर की तरफ था। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की जाती हैं, आईआईटीज बनाए जाते हैं, आईआईएम्स बनाए जाते हैं सरकार द्वारा। पूंजीपति नहीं बनाते, सरकार बनाती है ताकि हम सबका विकास कर सकें। तो यस, उसके फायदे नुकसान थे, लेकिन अगेन मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था, क्लास के शुरू में बताया था, आपको चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है। किस वक्त वो डिसीजन लिया जा रहा है, किस हालात में डिसीजन लिया जा रहा है, आसपास का माहौल क्या था। 50 साल 70 साल बाद बैठकर उसको क्रिटिसाइज करना या उसको अच्छा बोलना, ये शायद सही चीज नहीं होती करनी। आपको इसीलिए उसको एनालाइज करना होता है, आपको उसको उस आलम में देखना होता है कि क्या क्या ऑप्शंस थी, आप क्या क्या कर सकते थे। ओके, तो दोस्तों यही एक पर्टिकुलर मैं चाह रहा था इस लेक्चर के थ्रू भी आपको समझाना आज यहाँ पर। तो यही मैंने एक पीपीटी बनाई थी कि कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग, और आई गेस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हमें आज, कि फिलोसोफर नहीं थे, इकोनॉमिस्ट थे, और रशिया में पैदा हुए और उसके बाद एजुकेशन ली और हीगल से बहुत प्रभावित थे। लेकिन हीगल थे एक आइडियलिस्ट क्रिश्चियन, कार्ल मार्क्स थे मटीरियलिस्ट एथीस्ट। इतनी हाईफाई लैंग्वेज है, आज आपको शायद ही समझ भी आ जाएगी कि आइडियलिस्ट और मटीरियलिस्ट में क्या यहाँ पर फर्क है। देन उसके बाद आप अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये हीगल के बाद अगर आप देखते हैं कि कैसे उनको एग्जाइल में डाल दिया गया। एग्जाइल का मतलब है दोस्तों कि कैसे उनको देश निकाला दे दिया गया, और उसके बाद वो एंजल्स से मिलते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं कि अरे किस तरह से दुनिया में भेदभाव चल रहा है, कैसे खत्म किया जाए इस भेदभाव को। किताबें लिखते हैं, मैनिफेस्टो लिखते हैं, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब चीज़ें लिखते हैं, और दुनिया में पर्टिकुलरली वर्कर्स के हित की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली
यहाँ पर आप देखते हैं कि दुनिया भर में बदलाव किया जाता है उनको लेकर। खुद वो जीवन भर बुरी हेल्थ, बुरे जो छत के बिना टपकती छत में रहे और अपने बच्चों को भी ठीक से नहीं पाल पाए, लेकिन वो इतने सारे दुनिया भर के बच्चों के लिए इतना कुछ बोल गए, दुनिया भर में इतने सारे परिवारों के लिए इतना कुछ करके गए। तो इसीलिए अभी भी आप देखते हैं, यस, कार्ल मार्क्स रेवोल्यूशनरी थे, सरकारों को बदलने के लिए बात करते थे, पूंजीपतियों के खिलाफ बात करते थे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जो पूंजीपति होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो चाहता है कि उसके हित की बात हो, कि अगर उसके हित की बात नहीं होगी पैसा नहीं कमाएगा ना वो। तो इसीलिए उसके हित की बात करने के लिए वो जगह जगह पर वो कोशिश करता है कि वो लोगों के साथ जुड़े, उनको किसी तरह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अपने साथ जोड़े, अपने साथ जोड़कर उसके फेवर की बात करते रहे लोग, ऐसा उसका मन करता है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स करता है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन आप लोगों के हित की बात भी करो, जो आपके वर्कर्स हैं उनकी भी बात सुनो, वर्कर के हित की बात करो। दुनिया भर में इसलिए फैक्ट्रीज में सिस्टम शुरू हुआ जहां पर वर्कर्स से पूछ के बहुत सारे डिसीजन लिए जाते थे, वर्कर्स के नंबर ऑफ आवर्स का टेल हुए, छुट्टियों की घोषणा शुरू हुई, बच्चों को सरकार पढ़ाएगी स्कूल में, ये सिस्टम शुरू हुआ, बच्चों को अच्छी हेल्थ मिलेगी, सिस्टम शुरू हुआ। तो अगर आप देखें कि एक इंसान ने इतना रेवोल्यूशनरी काम नहीं किया होता तो शायद दुनिया चल रही थी, पहले भी चलती रहती अभी। लेकिन एक बदलाव की चीज सोचते हैं हम कुछ ये तो सोचते हैं कि अरे कुछ सिस्टम में कमियां है, ठीक करने की गुंजाइश होनी चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं दुनिया भर में बदलाव तो रहा। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स जिंदगी भर लिखते रहे और अंत में सिर्फ यही लिख गए, वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड यूनाइट। दुनिया में दोस्तों अपना हर इंसान वर्कर है। आप देखें बड़े से बड़ा पूंजीपति भी, सीईओ भी आप देखें, काम कर रहे हैं सब लोग। अगर हर लोगों के वर्कर के हित की बात करेंगे, वो सबके हित की बात, ऐसा है कार्ल मार्क्स को लगता। तो इसीलिए कि हर वर्कर की अगर हम हित की बात करेंगे, हर वर्कर को अगर हम इस तरह से लेके चलेंगे कि उसको एक दिन हमने फ्रीडम देनी है, अपने बेस्ट क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाना है, तो कार्ल मार्क्स बहुत खुश हो जाते हैं सोच के कि हर इंसान अपने बेस्ट क्रिएटिव परसूट की तरफ चलेगा तो ही इंसानियत सच में फ्रीडम की तरफ चलेगी, वरना हर वक्त इंसान क्या रहेगा, इन चेन्स। कार्ल मार्क्स क्या बोलता है कि हर वक्त इंसान चेन में है। असली चेन्स का छुटकारा कब होगा, जब हम एक पर्टिकुलर आइडिया जो कि है पैसा कमाना के पीछे पड़ते पड़े रहेंगे, तो हम चेन्स में ही रहते हैं। तो क्रिएटिविटी जब तक नहीं आएगी, इसलिए इंसान, वो लिखते भी हैं कि इंसान खुद से ही जुदा हो जाता है जब हर वक्त सिर्फ एक ही परसूट में चला रहता है, वो है पैसा कमाना। तो इससे जब कहोगे आप पैसा कमा भी लोगे लेकिन फ्रीडम एंजॉय नहीं करते कभी आप। तो इसलिए कार्ल मार्क्स का इम्पैक्ट बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि ऐसे देशों पर भी पड़ा जिन्होंने उनके नाम से अपनी कंट्रीज इस्टेब्लिश करी, लेकिन उसके सिवा उल्टी जो कंट्रीज थी, जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, हमारे देश में भी ना जब कोई कहीं पे मीटिंग होती थी, जो कम्युनिस्ट आइडिया डिस्कस कर रहे होते थे, सरकार, मतलब उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी, पकड़ के ले जाती थी। कानपुर कॉन्स्पिरेसी एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने नाम सुने होंगे। कॉन्स्पिरेसी का मतलब कि हमारे देश में कम्युनिस्ट सरकार बनाने की कॉन्स्पिरेसी की गई। तो ऐसी बातें देखने को हमें मिलती हैं। तो इसीलिए सरकारें डरती थी, इसलिए सरकारों ने खुद से ही बदलाव शुरू किया। तो अपने ऐसे समझें, एक तरफ कैपिटलिस्ट हार्डकोर एकदम कैपिटलिस्ट सरकार, एक तरफ कम्युनिस्ट सरकार, दोनों ही कहीं आधे रास्ते में आके मिल चुकी हैं दुनिया भर में। कम्युनिस्ट सरकारें हैं वो कैपिटलिस्ट का रास्ता अपना चुकी हैं, कैपिटलिस्ट सरकारें कम्युनिस्ट का रास्ता अपना चुकी हैं, और भारत जैसे कंट्रीज हैं शुरुआत ही बीच में करी थी, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टिल्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं सारी दुनिया एक सेंट्रल मॉडल पर ही चलती हुई हमें नजर आती है, किसी का बस थोड़ा यहाँ वहाँ रुझान एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो यही दोस्तों आज मेरा आइडिया भी था आपको कहानी से सुनाना। बहुत से बच्चे हैं जो नहीं जानते अबाउट कार्ल मार्क्स, उनको कार्ल मार्क्स के बारे में बताना। ऐसे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं पढ़ी जो, और बच्चों तक पहुंचाना सिंप्लीफाइड तरीके से, बिना कोई हैवी वर्ड यूज़ किए। किताबों में इतने हैवी वर्ड्स लिखे होते हैं, बच्चों को नहीं समझ आता है, नहीं पढ़ पाते, डर जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या कहा था उस थिंकर ने। अभी शायद एक छोटी सी कोशिश है कि अब उसके थ्रू हम आपको बता पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आई विल बी टेकिंग योर लीव एंड, और अगर आपके कोई सवाल एक्सेट्रा कुछ है तो प्लीज़ डू लेट अस नो। और मैं आपके यहाँ पे लाइव सेशन सिंस ही चल रहा है, तो लाइव सेशन में हम कोशिश करेंगे लाने की और ऐसी चीज़ें। तो